न्यूयॉर्क शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक, जहां से पूरा शहर किसी खिलौने जैसा नजर आता है, उसी एक आलीशान पेंटहाउस में रहता था डेमियन हेल। एक ऐसा नाम जो दौलत और ताकत का दूसरा नाम था। डेमियन ने अपने दम पर एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था जिसके सामने बड़ी बड़ी कंपनियां पानी भरती थी। वो एक जीता जागता लेजेंड था, एक ऐसा राजा जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी थी। अपने गुरूर में उसने अपने परिवार पर भी कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नतीजन उसकी इकलौती बेटी उससे दूर हो गई थी। अपने पिता की दौलत ठुकराकर वो एक साधारण सोशल वर्कर के तौर पे काम करती थी। हालांकि डेमियन ने जिंदगी को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर आज किस्मत ने उसे ऐसा गिराया कि उसकी सारी दौलत बेकार होकर रह गई थी। डेमियन बुढ़ापे की दहलीज पे खड़ा था और लाइलाज कैंसर से जूझ रहा था, जो उसके जिस्म को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे लगने लगा जैसे जिंदगी उसका मजाक उड़ा रही हो। कोई अगर मजाक में भी उसे बूढ़ा कह देता तो ये शब्द उसे तीर की तरह चुभ जाते थे। डेमियन वो शख्स नहीं था जो खुशी से मौत को अपना ले। उसने किसी भी तरह अपनी बीमारी, अपने बुढ़ापे को हराने की कसम खा रखी थी, और जहां चाह हो वहां कहीं न कहीं राह मिल ही जाती है। डेमियन को भी एक राह नजर आ गई। उसे फिनिक्स बायोजेनिक लैब का एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पर लिखा था, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और वहां एक नंबर भी लिखा था। डेमियन फिनिक्स बायोजेनिक लैब जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर अल्ब्राइट से, जो फिनिक्स बायोजेनिक लैब का मालिक और एक जीनियस साइंटिस्ट था। उसने डेमियन को अपनी एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जिसे कहा जाता था शेडिंग। शेडिंग एक ऐसी प्रक्रिया थी जिससे किसी इंसान की चेतना यानी कॉन्शियसनेस, उसकी यादें, उसकी पहचान, सब कुछ उसके शरीर से निकालकर एक नए जवान और सेहतमंद शरीर में ट्रांसफर किया जा सकता था। ये जानकर डेमियन हैरान रह गया। उसने अल्ब्राइट से सवाल किया कि ये शेडिंग प्रक्रिया पहले और कितने लोगों पर इस्तेमाल की जा चुकी है। इस पर अल्ब्राइट ने कहा कि 1 दर्जन से भी कम लोगों पर, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत खास है और वो केवल खास लोगों को ही दोबारा जीवन देना चाहता है। ये कहते हुए उसने डेमियन को वो बॉडी दिखाई जिसमें वो उसे ट्रांसफर करने वाला था, एक जवान और स्वस्थ शरीर। उसने बताया कि ये शरीर किसी असली इंसान का नहीं है, बल्कि इसे उन्होंने लैब में तैयार किया है। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, एक एम्प्टी वेसल यानी खाली बर्तन जिसमें डेमियन की आत्मा को डाल दिया जाएगा। डेमियन को ये सब किसी साइंस फिक्शन की तरह लग रहा था। अल्ब्राइट ने आगे कहा कि मिस्टर हेल, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही सीक्रेट है। आप खुशकिस्मत हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ उन चुनिंदा लोगों के लिए है जिनके मरने से इंसानियत का नुकसान होगा, जैसे एडिसन, आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स। सोचिए, अगर उन्हें भी ये टेक्नोलॉजी मिली होती और आज अगर वे जिंदा होते तो इंसानियत कहां से कहां पहुंच जाती। डेमियन को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अल्ब्राइट अब मुद्दे पर आया और उसे बताया कि अमर होने की इस प्रक्रिया की कीमत है $250 मिलियन, यानी लगभग 2000 करोड़। और अगर डेमियन इस प्रक्रिया के लिए राजी होता है तो सबसे बड़ी शर्त यह है कि दुनिया की नजरों में डेमियन हेल को मरना होगा। उसे अपनी पुरानी पहचान, अपनी दौलत और अपना सब कुछ पीछे छोड़ना होगा और एक नई पहचान के साथ जीना होगा। डेमियन के पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। जिंदगी हर पल रेत की तरह उसके हाथ से फिसलती जा रही थी। हालांकि वो आंख मूंद कर उस टेक्नोलॉजी पर भरोसा भी नहीं कर सकता था। घर लौटकर उसने इंटरनेट पर शेडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सर्च किया। उसे कोई खास जानकारी तो नहीं मिली, बस न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर फ्रांसिस जेनसन के बारे में पता चला, जो इसी तरह की एक रिसर्च के बारे में बात कर रहा था। उसके लिए मौत एक बीमारी थी। उसका कहना था कि उसकी खोज से भविष्य में बूढ़े और बीमार लोग अपने शरीर के कैद खाने से मुक्त होकर किसी नए बेहतर शरीर या मशीन में जा सकेंगे। डेमियन उसका वो इंटरव्यू देख रहा था, तभी अचानक उसकी हालत खराब होने लगी और वो बेहोश हो गया। हालांकि उसके स्टाफ द्वारा उसे सही समय पर अस्पताल ले जाया गया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन उसे समझ आ चुका था कि वो किसी भी वक्त मर सकता है। उसने अस्पताल में ही अल्ब्राइट को कॉल किया और इस प्रक्रिया के लिए हाँ कर दिया। अल्ब्राइट ने उसे आखिरी बार शर्त याद दिलाया कि एक बार हाँ करने के बाद वो अपनी पुरानी जिंदगी में कभी नहीं लौट पाएगा। उसे पूरी दुनिया के सामने अपनी मौत का झूठा नाटक करना होगा। डेमियन इसके लिए तैयार था। अल्ब्राइट ने उसकी झूठी मौत का सारा इंतजाम कर दिया, लेकिन उससे पहले डेमियन एक आखिरी बार अपनी बेटी क्लेयर के पास आया। उसने अभी तक अपनी बेटी को अपने कैंसर के बारे में नहीं बताया था। उसने मरने से पहले अपनी दौलत देनी चाहिए, लेकिन क्लेयर ने उसके पैसे ठुकरा दिए और उससे बात करने से भी इनकार कर दिया। डेमियन वहां से चला गया। अगले दिन वो अल्ब्राइट के बताए मुताबिक न्यू ऑरलियंस पहुंचा, जहां उसने एक रेस्टोरेंट में अपने इकलौते दोस्त और बिजनेस पार्टनर मार्टिन को बुलाया। अल्ब्राइट ने वहां डेमियन की नकली मौत का सारा इंतजाम कर दिया था। उसने डेमियन की कॉफी में कोई चीज मिलाई थी। डेमियन एक ही सांस में पूरी कॉफी गटक गया।
तभी अचानक उसके शरीर में एक एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो गया। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अल्ब्राइट की टीम एम्बुलेंस लेकर फौरन मौके पर पहुंच गई और डेमियन को सीधा अल्ब्राइट के एक खुफिया लैब में ले आई। उस लैब में जहां वो शेडिंग मशीन रखी हुई थी, डेमियन अब भी होश में था, वो जिंदा था। उसके मरने से पहले अल्ब्राइट ने उसे मशीन में लिटा दिया और दूसरी तरफ उस एम्प्टी बॉडी को रख दिया। प्रोसेस शुरू करने से पहले अल्ब्राइट ने डेमियन से पूछा कि उसके पास कोई भी मेटल की चीज तो नहीं है, क्योंकि वो मशीन पूरी तरह से मैग्नेट से बनी थी। कोई भी मेटल की चीज इस प्रोसेस में बाधा डाल सकती थी। डेमियन ने ना कहा और इसी के साथ शेडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। डेमियन की आंखों के सामने तेज रोशनी और घूमती हुई तस्वीरें नाचने लगी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कुछ समय बाद जब डेमियन की आंखें खुली तो उसने देखा एक डॉक्टर उसके सामने खड़ा था। डॉक्टर ने डेमियन से पूछा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम्हारा नाम क्या है? डेमियन ने उसे अपना नाम बताया, मगर डॉक्टर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। डेमियन को लगा जैसे प्रोसेस फेल हो गया है, मगर तभी उसने अपना हाथ देखा। वो एक जवान आदमी का हाथ था, यानी कि प्रोसेस सफल रहा। डेमियन का शरीर बदल चुका था। वो एक जवान, ताकतवर और हैंडसम आदमी बन चुका था। उसके बगल में उसका असली शरीर मृत पड़ा था, जिसे डॉक्टर्स ने उसके परिवार को सौंप दिया। दुनिया की नजरों में डेमियन का अस्तित्व खत्म हो गया और अब उसे एक नई पहचान के साथ जीना था। हालांकि अभी डेमियन का दिमाग नए और फुर्तीले शरीर को पूरी तरह अपना नहीं पाया था। उसे चलने फिरने और बात करने में भी दिक्कतें आती थी। साथ ही उसे बीच बीच में दौरे पड़ते थे और हेलुसिनेशंस यानी भ्रम भी होता था, जिसमें उसे अजीब से दृश्य दिखाई देते थे। अल्ब्राइट ने उसे बताया कि ये नए शरीर का साइड इफेक्ट है। उसके शरीर और दिमाग को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में अभी कुछ समय लगेगा। इसके साथ ही उसने डेमियन को कुछ लाल रंग की गोलियां दी और सख्त हिदायत दी कि उसे 1 साल तक ये गोलियां हर रोज लेनी होंगी। उसने बताया कि ये दवाइयां शेडिंग के साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए हैं, जो बेहद जरूरी हैं, जैसे कि उसे दौरे पड़ना, हेलुसिनेशन होना, वो भी एक साइड इफेक्ट ही है। अगर उसने गोलियां लेनी बंद की तो उसे सिर दर्द होगा, उल्टियां होंगी और वो मर जाएगा। इसके बाद अल्ब्राइट ने उसकी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करवा दी। धीरे धीरे डेमियन ने अपनी नई ताकत को महसूस किया। सालों बाद वो खुलकर सांस ले रहा था। उसके चेहरे पर एक बच्चे जैसी खुशी थी। वो हंस रहा था, दौड़ रहा था, जैसे उसे जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। जब डेमियन का अपने शरीर के साथ तालमेल सही से बैठ गया, तब अल्ब्राइट ने उसे उसकी नई पहचान दी, एडवर्ड किडनर, जिसके माँ बाप और बहन एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं और अब वो दुनिया में अकेला है। अल्ब्राइट ने उसे 1 हफ्ते की गोलियां दी और उसे उसके नए आलीशान घर में शिफ्ट कर दिया। डेमियन, जो अब एडवर्ड बन चुका था, अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह डूब गया। वो उन सारी चीजों का मजा ले रहा था जो वो अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं कर पाया था। ऐसे ही एक सुबह वो अपने पड़ोसियों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। वो अपने शरीर में कमाल की फुर्ती महसूस कर रहा था। बास्केटबॉल में उसने सारे प्लेयर्स की छुट्टी कर दी। ये देखकर एक प्लेयर उसके पास आया। उसने अपना नाम एंटोन बताया। उसने कहा कि वो डेमियन के घर के पास रहता है। बातों ही बातों में डेमियन और एंटोन में अच्छी दोस्ती हो गई। एंटोन किस्मत पे यकीन रखने वाला आदमी था। उसके गले में हमेशा एक कॉइन वाली चेन रहती थी, जिसे वो अपने लिए लकी मानता था। उसने जब डेमियन को बताया कि वो भी इस शहर में मौज करने ही आया है, तो डेमियन ने उसे अपना पार्टनर बना लिया। एंटोन के साथ मिलकर डेमियन जिंदगी को अय्याशियों में डुबाने लगा। वो जवानी का भरपूर लुत्फ उठा रहा था, मगर फिर एक दिन डेमियन अपनी गोली लेना भूल गया। तभी अचानक उसे दौरा पड़ा। उसे तेज सिरदर्द उठा और कुछ अजीब और परेशान करने वाली तस्वीरें दिखाई दी। मिलिट्री का एक मिशन, एक औरत, एक बीमार बच्ची, एक फार्म हाउस और पंपकिन की तरह पेंट किया हुआ एक वाटर टावर। ये सब इतना असली लग रहा था जैसे हेलुसिनेशन नहीं, उसकी अपनी यादें हों। वो छटपटाता हुआ बाथरूम में गिर गया और जल्दी अपनी दवाई खा ली। उसकी जान में जान आ गई। अगली ही सुबह वो अल्ब्राइट के ऑफिस पहुंचा और उसे उस दृश्य के बारे में बताया। वो बीमार बच्ची, वो अनजान औरत और पंपकिन वाटर टावर। उसने ये भी बताया कि दृश्य में वो बीमार बच्ची उसे जिस उम्मीद से देख रही थी, लग रहा था जैसे वो उसकी अपनी ही बेटी हो। इस पर अल्ब्राइट ने इसे बस एक मामूली साइड इफेक्ट बताया। उसने कहा कि ये बस हेलुसिनेशन है। नया शरीर, नया दिमाग उसे कंफ्यूज कर रहा है, पुरानी यादों को तोड़ मरोड़ कर दिखा रहा है। हो सकता है वो बच्ची, वो पंपकिन टावर उसने बचपन में देखा हो और शायद उस मैक्सिकन औरत की उसने कहीं एक झलक देखी होगी और उससे अट्रैक्ट हुआ हो। उसका दिमाग इन्हीं यादों को एक साथ जोड़कर उसे दिखा रहा है। मगर अल्ब्राइट ने उसे बेफिक्र रहने को कहा और कहा कि इन सब यादों का कोई मतलब नहीं है, बस दवाइयां लेते रहने से सब ठीक हो जाएगा। तभी डेमियन चौंक गया और बोला, तुम्हें कैसे पता वो औरत मैक्सिकन थी? मैंने तो तुम्हें ये बात नहीं बताई। अल्ब्राइट थोड़ा असहज हो गया।
उसने इस बात को टालते हुए डेमियन को हवाई ट्रिप की एक टिकट थमा दी और कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले जाना चाहिए ताकि उसके दिमाग में कुछ नई यादें बन सके। अल्ब्राइट ने उसे चेतावनी दी कि आगे उसे कभी अपनी दवाई स्किप नहीं करनी है। इस पर डेमियन ने भी उस वक्त कोई बहस नहीं की। वो टिकट लेकर चला आया और ट्रिप पर जाने के लिए तैयारी करने लगा, पर उसके मन में अब भी वो दृश्य घूम रहे थे, पुरानी यादों की तरह। उसने इंटरनेट पर पंपकिन टावर लिखकर सर्च किया, ये देखने के लिए कि क्या वो सचमुच की जगह है या उसके दिमाग का भ्रम। अचानक उसे ठीक वैसा ही एक पंपकिन टावर नजर आ गया जैसा उसने अपनी यादों में देखा था। उसे मालूम चला कि वो टावर सेंट लुइस में मौजूद है। डेमियन को यकीन हो गया कि अल्ब्राइट उससे जरूर कुछ छुपा रहा है। उसने ऐसी मुश्किल घड़ी के लिए एक कब्रिस्तान में कुछ पैसे छुपाकर रखे थे। उसने वो पैसे निकाले और ट्रिप के लिए निकल गया। इस दौरान अल्ब्राइट के लोग साये की तरह उसके पीछे लगे थे। एयरपोर्ट पर जब डेमियन को मौका मिला तो उसने सेंट लुइस की टिकट खरीदी और हवाई की जगह सेंट लुइस चला आया, उसी पंपकिन टावर के पास जो उसकी यादों में बसी थी। वहां उसे एक फार्म हाउस मिला, वो भी हूबहू उसकी यादों जैसा था। वो उस घर के पास आया और दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। वो घर के अंदर आ गया। वहां उसे उसी औरत की एक तस्वीर दिखाई दी जो उसकी यादों में थी। एक मेडिकल बिल दिखाई दिया और उस बच्ची की तस्वीर भी दिखाई दी जो उसे पिता कहती थी। इसके बाद डेमियन जब अंदर गया तो एक तस्वीर को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये उसी आदमी की तस्वीर थी जिसके शरीर में डेमियन ने घर कर लिया था। वो औरत उसकी पत्नी थी और वो बच्ची उसकी बेटी। यानी कि अल्ब्राइट ने डेमियन से बहुत बड़ा झूठ बोला था। असल में ये शरीर जिसमें डेमियन को डाला गया था, ये लैब में तैयार किया हुआ नहीं बल्कि एक असली इंसान का था। जो दृश्य डेमियन को दिखाई देते थे वो असल में उस आदमी की ही असली यादें थी। डेमियन ने वहां उसकी और तस्वीरें भी देखी। उसे पता चला कि वो आदमी एक रिटायर्ड सोल्जर था। डेमियन का दिल पछतावे से भर आया। भले ही वो एक नई जिंदगी चाहता था, लेकिन किसी और की जिंदगी चुराकर नहीं। डेमियन उसे देख ही रहा था कि तभी अचानक उसके पीछे बंदूक ताने एक लेडी आ धमकी। उसने डेमियन को कोई चोर समझ लिया। उस लेडी ने साफ कह दिया कि इंश्योरेंस के पैसे से वो अपनी बेटी का इलाज करवा चुकी है, अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। उसने चुपचाप डेमियन को वहां से जाने को कहा। तभी जब डेमियन पलटा तो उसे देखकर उस लेडी के चेहरे पे आश्चर्य की घटा छा गई। वो मार्क कहकर रोती हुई डेमियन के सीने से लिपट गई। असल में ये उसी शख्स यानी कि मार्क की पत्नी थी जिसके शरीर में डेमियन को डाला गया था। उस लेडी का नाम था मैडलिन। मैडलिन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने पति को मरा हुआ मान बैठी थी, लेकिन अब वो उसके सामने था। डेमियन उसे समझाने वाला था कि वो उसका पति मार्क नहीं है, मगर उसके कुछ बोलने से पहले ही उसे खिड़की पे कुछ लोगों की परछाई दिखी और अगले ही पल कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। डेमियन समझ गया कि ये अल्ब्राइट के आदमी हो सकते हैं। उसने मैडलिन को शांत किया और उसकी बंदूक लेकर दरवाजे पे आया। उसने जब दरवाजा खोला तो सच में बाहर अल्ब्राइट का ही एक आदमी था। डेमियन ने उस पर बंदूक तानी, लेकिन उसने डेमियन का हाथ मरोड़कर उसे अपने शिकंजे में कस लिया। वहीं एक दूसरे आदमी ने मैडलिन को भी पकड़ लिया और उसे बेहोश कर दिया। डेमियन को समझ नहीं आ रहा था कि अल्ब्राइट के आदमी उस तक कैसे पहुंच गए। तभी उसे नजर आया एक धोखेबाज, उसका दोस्त एंटोन, जो असल में अल्ब्राइट का खास आदमी था और डेमियन के साथ रहकर उसकी जासूसी करता था। डेमियन ने गुस्से में उससे पूछा कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया गया। उसे बताया गया था कि वो जिस बॉडी में है उसे लैब में बनाया है, मगर वो तो असली इंसान है। उन्होंने क्यों उस बेचारे मार्क का घर उजाड़ दिया। इस पर एंटोन ने बताया कि मार्क के साथ उन्होंने जो भी किया सब उसकी ही मर्जी से किया। दरअसल मार्क को पैसों की जरूरत थी। उसकी बेटी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और मार्क किसी भी हाल में अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहता था, इसलिए उसने खुद को उन्हें बेच दिया। उसके जाने के बाद अल्ब्राइट ने मैडलिन को इंश्योरेंस के पैसे दिलवाए, जिसकी मदद से वो अपनी बेटी का इलाज करवा पाई। हालांकि मैडलिन को इसकी जानकारी नहीं थी। उसे यही बताया गया था कि उसके पति की डूबने से मौत हो गई। ये सब सुनकर डेमियन सन्न रह गया, मगर अब मैडलिन ने अपने पति को दोबारा देख लिया था। वो अल्ब्राइट का भांडा फोड़ सकती थी, इसलिए एंटोन मैडलिन और उसकी बेटी दोनों को मारने वाला था। इस पर डेमियन ने एंटोन से रिक्वेस्ट की कि वो मैडलिन और उसकी बेटी को छोड़ दे, मगर एंटोन को अल्ब्राइट के आदेश मिल चुके थे। वो किसी भी हाल में अपना काम पूरा करना चाहता था। अल्ब्राइट ने एंटोन को पूरी छूट दी थी कि अगर डेमियन उनके बीच आता तो वो उसका भी काम तमाम कर देता। हालांकि अल्ब्राइट ने काफी सोची समझी प्लानिंग की थी, मगर वो एक जगह चूक गया। उसने डेमियन को एक मिलिट्री सोल्जर के शरीर में डाल दिया था और डेमियन के दिमाग में उस सोल्जर की यादों के साथ उसकी सारी स्किल्स भी अभी जीवित थी। उसकी बदौलत डेमियन ने एक एक कर अल्ब्राइट के सारे आदमियों का खात्मा कर दिया। एंटोन भी आग में जलकर घायल हो गया और डेमियन मैडलिन को लेकर वहां से भाग निकला।
मैडलिन डेमियन को अब भी अपना पति मार्क समझ रही थी। वो उससे नाराजगी जताते हुए पूछने लगी कि उन पर हमला करने वाले कौन लोग थे और वो इतने समय तक कहाँ था। डेमियन उसे सारी सच्चाई बताना चाहता था कि उसका पति मर चुका है, लेकिन ये सही वक्त नहीं था। अभी उसे केवल मैडलिन और उसकी बेटी की सुरक्षा की फिक्र थी, इसलिए उसने झूठ कह दिया कि उसने उन लोगों से पैसों के बदले कोई सौदा किया था ताकि अपनी बेटी का इलाज करा सके, मगर वो सौदा पूरा नहीं कर पाया, इसलिए वो लोग उसके पीछे पड़े हैं। उसने मैडलिन से कहा कि उन्हें जल्दी कहीं छुपना होगा। ये सुनकर मैडलिन शांत हो गई। इसके बाद वे दोनों सीधा मैडलिन की बेटी एना के स्कूल जा पहुंचे। मैडलिन जब अपनी बेटी को लेने गई हुई थी, इसी दौरान डेमियन ने उसका फोन चेक किया। उसमें एक वीडियो था मैडलिन की बेटी के जन्मदिन का। डेमियन ने देखा मार्क अपनी बेटी एना से कितना प्यार करता था और एना भी अपने पिता को अपना हीरो मानती थी। उन्हें देखकर डेमियन का दिल भर आया। उसे खुद से नफरत होने लगी। उसकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया था। इतने में ही मैडलिन अपनी बेटी एना को लेकर आ गई। एना भी डेमियन को अपना पिता मानकर खुशी के मारे उसके सीने से लिपट गई। डेमियन भावुक हो गया। उसे अपनी बेटी क्लेयर याद आ गई। उसने ठान लिया कि वो किसी भी हाल में उनकी सुरक्षा करेगा। वो उन्हें लेकर छुपने के लिए एक मोटेल में आ गया। डेमियन अब परेशान था। उसे बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैडलिन और एना उससे बात करना चाहते थे, मगर उसे डर था कि बात करने से उन्हें उसकी हकीकत मालूम चल जाएगी। वो उन्हें कमरे में ही छोड़कर बाहर आ गया। डेमियन की वो लाल गोलियां जो उसे मरने से बचाए हुए थी, वो भी अब खत्म हो चुकी थी। उसने उस दवाई का फॉर्मूला जानने के लिए इंटरनेट पर शेडिंग मेडिकेशन लिखकर सर्च किया, मगर उसे कोई दवाई या फॉर्मूला नहीं मिला। हालांकि उसके सामने एक बार फिर उसी मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर फ्रांसिस जेनसन का वीडियो आ गया, जो एक इंसान का दिमाग किसी दूसरे इंसान या मशीन में ट्रांसफर करने की बात कर रहा था। इस बार डेमियन को यह भी जानकारी मिली कि फ्रांसिस की मौत हो चुकी है। डेमियन उसके वीडियो को ध्यान से देख रहा था। तभी उसने गौर किया कि फ्रांसिस बात करते वक्त बीच बीच में अपने चश्मे को नाखून से टैप करता था। ये देखकर डेमियन चौंक गया, क्योंकि उसने अल्ब्राइट को भी ऐसा ही करते देखा था। तभी डेमियन ने उस वीडियो में एक चेहरा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। वो अल्ब्राइट था। फ्रांसिस के पास ही बैठा था, यानी कि अल्ब्राइट भी फ्रांसिस के साथ काम करता था। इसका मतलब एक ही हो सकता था, फ्रांसिस मरा नहीं, बल्कि उसने अपने कॉन्शियसनेस को अल्ब्राइट की बॉडी में ट्रांसफर कर लिया था। अल्ब्राइट ही फ्रांसिस था। डेमियन ने उसके बारे में और जानकारी निकाली। उसे मालूम चला कि फ्रांसिस की पत्नी अभी जिंदा थी और एक नर्सिंग होम में उसका इलाज चल रहा था। डेमियन के दिमाग में आया कि वो फ्रांसिस की पत्नी के जरिए फ्रांसिस से अपनी दवाई ले सकता है। वो अगली ही सुबह मैडलिन और एना को लेकर न्यू ऑरलिन्स के लिए निकल गया और सीधा उस नर्सिंग होम जा पहुंचा जहां फ्रांसिस की पत्नी का इलाज चल रहा था। मैडलिन और एना को कार में ही छोड़कर वो उस लेडी के कमरे में आया, इस उम्मीद में कि शायद उसे वो लाल गोलियां मिल जाए, मगर वहां आकर उसे मालूम चला कि फ्रांसिस की पत्नी दिमागी मरीज थी। डेमियन को उससे कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उसे एहसास हुआ कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाली, इसलिए उसने उंगली टेढ़ी की। उसने बंदूक की नोक पर स्टाफ से फ्रांसिस को फोन लगवाकर वहां बुलवा लिया। फ्रांसिस अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। वो परेशान होता हुआ जैसे ही अपनी पत्नी के कमरे में आया, डेमियन ने उस पर बंदूक तान दी। डेमियन ने उसे धमकाते हुए कहा कि उसे गोलियां चाहिए, वो भी ढेर सारी। गोलियां मिलते ही वो चुपचाप यहाँ से चला जाएगा, मगर फ्रांसिस उसे अपनी बातों में उलझाने लगा। कहा कि डेमियन को उसने उन लाल गोलियों के बारे में अधूरी बात बताई थी। दरअसल वो गोलियां डेमियन को मरने से नहीं बचा रही थी, बल्कि उसके शरीर के असली मालिक यानी मार्क के कॉन्शियसनेस को मिटा रही थी। अगर डेमियन 1 साल तक वो गोलियां लेता रहता तो उसके अंदर मार्क का छुपा हुआ कॉन्शियसनेस, मार्क की यादें, उसकी मिलिट्री स्किल, सब कुछ मर जाती और वो बॉडी हमेशा के लिए डेमियन की हो जाती। लेकिन वहीं अगर डेमियन केवल 1 हफ्ते तक दवाई लेना बंद कर देता तो डेमियन का कॉन्शियसनेस हमेशा के लिए मर जाता और मार्क अपनी बॉडी में फिर से जीवित हो जाता। ये हकीकत जानकर डेमियन असमंजस से घिर गया। अब या तो वो खुद को बचा सकता था या फिर मैडलिन के पति मार्क को। हालांकि डेमियन को उस वक्त केवल गोलियां लेकर वहां से निकल जाना ही सही लगा। वो फ्रांसिस को बंदूक की नोक पर लेकर उसके लैब जाने लगा, मगर वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला, फ्रांसिस के एक तेज तर्रार आदमी ने उसे धर दबोचा। फ्रांसिस ने अपने आदमी से डेमियन को कार की डिक्की में डालकर अपने लैब में ले जाने को कहा और अपनी पत्नी के पास चला गया। वो आदमी डेमियन को पकड़कर बाहर कार के पास ले आया, मगर वो उसे डिक्की में डाल पाता उससे पहले ही मैडलिन अचानक वहां आ गई। उसे देख फ्रांसिस के आदमियों का ध्यान भटका और डेमियन ने मौका मिलते ही उन पर हमला कर दिया। उसने सारे आदमियों को मौत के घाट उतार दिया, मगर अंत में फ्रांसिस का वो खास आदमी डेमियन पर हावी हो गया। वो उसका गला दबाने लगा। डेमियन की सांसें बस रुकने ही वाली थी कि तभी ऐन मौके पर मैडलिन ने बंदूक उठाई और उस आदमी को शूट कर दिया। गोली उसके कान को छूकर निकल गई
और वो तिलमिलाता हुआ गिर पड़ा। उसी पल डेमियन ने उस आदमी के गले में एक लॉकेट देखा, वही क्वाइन वाला लकी लॉकेट जो एंटोन के पास था। यानी कि एंटोन अभी मरा नहीं था, बल्कि फ्रांसिस ने उसके कॉन्शियसनेस को इस आदमी के शरीर में ट्रांसफर कर दिया था। उसके पास वो लाल गोलियां भी थी। डेमियन ने उससे वो गोलियां छीन ली और मैडलिन और एना के साथ वहां से निकल गया। मैडलिन अब इतना सब देख चुकी थी कि उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने डेमियन से गाड़ी रोकने को कहा और पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो उन्हें कहां लेकर जा रहा है। डेमियन अब और झूठ नहीं बोल सकता था, उसे सच बताना पड़ा। उसने मैडलिन को सब कुछ बताया कि कैसे फ्रांसिस ने उसे नकली शरीर का झांसा देकर उसके पति के शरीर में डाल दिया। मैडलिन की एक पल में ही सारी दुनिया ही उजड़ गई। वो फूट फूट कर रोने लगी और डेमियन को अपनी नजरों से दूर हो जाने के लिए कहा, मगर डेमियन उन्हें मुसीबत में छोड़कर भागा नहीं। उसने मैडलिन से माफी मांगी और उससे वादा किया कि वो पहले उसे और एना को सुरक्षित जगह पर ले जाएगा। उसे इतने पैसे देगा कि दोनों खुशी से रह पाएंगी और वो फिर कभी उनकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। उसने किसी तरह मैडलिन को शांत कराया। अब डेमियन को मदद की जरूरत थी। ऐसे वक्त में उसे सिर्फ एक ही इंसान पर भरोसा था, उसका पुराना दोस्त मार्टिन। वो मैडलिन और एना को लेकर मार्टिन के घर पहुंचा। उसने मार्टिन को सारी सच्चाई बता दी। शुरुआत में तो मार्टिन डेमियन को कोई ठग समझ रहा था, क्योंकि उसने उसे खुद मरते हुए देखा था। मगर फिर डेमियन ने उसे यकीन दिलाने के लिए उनकी दोस्ती के पुराने किस्से उसे बताए, जो केवल वे दोनों ही जानते थे। उसे सुनकर मार्टिन को यकीन हो गया। उसने डेमियन को यकीन दिलाया कि वो उसकी मदद करेगा। डेमियन ने मार्टिन को दूर एक सुरक्षित आइलैंड पर एक घर खरीदने को कहा और वहां जाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन भी मंगवाया। इस पर मार्टिन ने कहा कि उसे ये सारे इंतजाम करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। इस दौरान डेमियन मैडलिन और एना के साथ उसके घर पे ही छुपा था। उसने उस मासूम बच्ची के साथ अच्छे पल गुजारे, उसे एक पिता का प्यार दिया जिसकी वो हकदार थी। उसे देखकर मैडलिन को डेमियन पर भरोसा होने लगा। मैडलिन ने अपने बर्ताव के लिए डेमियन से माफी मांगी। कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने काफी समय से एना को नहीं देखा। डेमियन और मैडलिन उसे ढूंढने लगे। इसी दौरान डेमियन ने गौर किया कि मार्टिन के घर का हर आईना पर्दे से ढका हुआ था। डेमियन एना को ढूंढता हुआ जब एक कमरे में पहुंचा तो देखा वहां एक छोटा लड़का था जिसके साथ एना खेल रही थी। मगर उस लड़के को देख डेमियन घबरा गया और एना को लेकर फौरन वहां से जाने लगा। दरअसल मार्टिन का बेटा मर चुका था और उस लड़के के वहां होने का और घर के आईने के ढके होने का बस एक मतलब था। मार्टिन ने भी शेडिंग टेक्नोलॉजी से अपने बेटे का कॉन्शियसनेस उस मासूम लड़के में ट्रांसफर करवा दिया था। डेमियन समझ गया कि मार्टिन भी फ्रांसिस का क्लाइंट है और अब तो ये साफ था कि मार्टिन ने फ्रांसिस को डेमियन के यहाँ होने की जानकारी दे दी होगी। डेमियन बंदूक लेकर मैडलिन और एना के साथ बाहर आया और मार्टिन को धमकाते हुए पूछा कि क्या उसने फ्रांसिस को उनके यहाँ होने की खबर कर दी है। मार्टिन ने निराश होकर हामी भरी और डेमियन को समझाने लगा ये उसकी मजबूरी थी। अगर वो फ्रांसिस को नहीं बताता तो वो उसके बेटे को मार देता। मार्टिन ने यह भी खुलासा किया कि उसने डेमियन से भी पहले अपने बेटे की बॉडी उस एम्प्टी बॉडी में ट्रांसफर करवाई थी और डेमियन को अल्ब्राइट के लैब का बिजनेस कार्ड भी उसी ने भिजवाया था, क्योंकि वो अपने दोस्त को मरता हुआ नहीं देख सकता था। मार्टिन की बातों से डेमियन को समझ आ गया कि मार्टिन भी अभी इस गलत फहमी में है कि फ्रांसिस शेडिंग के लिए लैब में बनाई हुई एम्प्टी बॉडी का इस्तेमाल करता है, इसलिए वो फ्रांसिस का साथ दे रहा था। मगर डेमियन ने उसकी ये गलत फहमी दूर कर दी। उसने बताया कि उसका बेटा जिसके शरीर में है वो असली बच्चा है, वो किसी और की औलाद है। ये सुनकर मार्टिन का भी कलेजा फट पड़ा, उसका दिल पछतावे से भर गया। डेमियन मैडलिन और एना को लेकर वहां से जाने लगा, मगर मार्टिन ने उन्हें रोका और बताया कि फ्रांसिस के आदमी बाहर ही हैं, अगर वे सामने से गए तो मारे जाएंगे। मार्टिन ने उन्हें पीछे के रास्ते से चलने को कहा, मगर डेमियन को यह सुरक्षित नहीं लग रहा था। उसने एक प्लान बनाया। उसने मार्टिन से कहा कि वो मैडलिन और एना को अपने साथ पीछे के रास्ते से ले जाए और वो खुद गाड़ी लेकर सामने से निकलेगा ताकि फ्रांसिस के आदमियों का ध्यान भटका सके। इस पर मार्टिन राजी हुआ। उसने डेमियन को एक कैफे की लोकेशन बताई और कहा, मैं मैडलिन और एना के साथ तुम्हें वहीं मिलूंगा। वहां मैंने एक ट्रक का इंतजाम कर दिया है, वो तुम्हें इस शहर से दूर ले जाएगा। इस प्लान के साथ डेमियन गाड़ी लेकर बाहर निकला। बाहर एंटोन अपने आदमियों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। एंटोन और उसके साथी मौत बनकर डेमियन के पीछे लग गए और उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। मगर डेमियन के अंदर अभी मार्क की सोल्जर वाली ट्रेनिंग जिंदा थी, जिसकी बदौलत उसने एंटोन के आदमियों को परलोक पहुंचा दिया और एंटोन की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट करवा दिया। उधर दूसरी ओर मार्टिन मैडलिन और एना को लेकर जंगल के रास्ते से भाग रहा था, पर जल्द ही वो थककर एक जगह रुक गया। इस दौरान मैडलिन एना को लेकर आगे निकल चुकी थी। वो जब सड़क पर पहुंची तभी उसे एक गाड़ी आती दिखाई दी। वो उस गाड़ी से लिफ्ट मांगने चली गई,
मार्टिन ने दूर से चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर उन्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। अगले ही पल उस गाड़ी से कुछ लोग बाहर निकले और मैडलिन और एना को पकड़कर अपने साथ ले गए। असल में वे फ्रांसिस के ही लोग थे। कुछ समय बाद उधर डेमियन मार्टिन के बताए कैफे में पहुंच चुका था और उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन मार्टिन वहां अकेला आया। उसे देख डेमियन बेचैन हो गया। मार्टिन ने उसे बताया कि फ्रांसिस के आदमी मैडलिन और एना को उठा ले गए हैं। ये सुनकर डेमियन का दिल बैठ गया। मार्टिन ने उससे तहे दिल से माफी मांगी और उसे कुछ गोलियां और एक पर्ची दी। मार्टिन ने बताया कि उसे पहले से पता था कि फ्रांसिस उन्हें अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने चुपके से रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से उसकी दवाई का फॉर्मूला पता कर लिया जो उस पर्ची में लिखा था। मार्टिन डेमियन से रिक्वेस्ट करने लगा कि वो मैडलिन और उसकी बच्ची को भूल जाए और हमेशा के लिए मेक्सिको जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। वहां कुछ लोग हैं जो डेमियन के लिए 1 साल तक की दवाई तैयार कर देंगे, मगर डेमियन का दिल इसके लिए राजी नहीं हुआ। वो किसी भी हाल में मैडलिन और एना को बचाना चाहता था। उसे ये तो मालूम था कि फ्रांसिस उन दोनों को अपने खुफिया लैब में ही ले गया होगा, मगर डेमियन और मार्टिन दोनों को ही नहीं मालूम था कि वो खुफिया लैब कहाँ छुपा हुआ है। तभी मार्टिन ने कहा कि भले ही उन दोनों को लैब की लोकेशन पता ना हो, मगर मार्क जिसके शरीर में डेमियन मौजूद है उसे जरूर पता होगा, क्योंकि मार्क फ्रांसिस की लैब में पैसों के बदले अपनी जान देने गया था। इसलिए फ्रांसिस ने उसका भरोसा जीतने के लिए उसे लैब की लोकेशन देखने दी होगी। डेमियन और मार्टिन उस रात एक मोटेल में रुके। डेमियन ने जानबूझकर गोली नहीं ली ताकि मार्क की याद उस पर हावी हो, और वैसा ही हुआ। डेमियन को फिर से दौरा पड़ा और उसने मार्क की यादों में झांका, जहां उसे उस सीक्रेट लैब की लोकेशन दिखाई दे गई। डेमियन अगली ही सुबह उस लोकेशन पर जा पहुंचा, जहां एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर छुपा था फ्रांसिस का सीक्रेट लैब। डेमियन फ्रांसिस के आदमियों को मारता हुआ अंदर घुस गया और उस चैम्बर में पहुंचा जहां वो मशीन रखी हुई थी। उसने देखा उस मशीन में एंटोन लेटा हुआ था, एक दूसरी बॉडी के साथ। एक्सीडेंट के बाद एंटोन की बॉडी किसी काम की नहीं रही थी, इसलिए फ्रांसिस उसे फिर से किसी और की बॉडी में ट्रांसफर कर रहा था। डेमियन एंटोन को वही खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी उसे कहीं से फ्रांसिस की आवाज आई। फ्रांसिस की आवाज वही एक बड़े ग्लास के पीछे से आ रही थी, जहां एक कमरा था। फ्रांसिस वहीं से डेमियन को देख रहा था। डेमियन ने उसे खत्म करने के लिए उस पर गोली चलाई, मगर वो कांच बुलेट प्रूफ थी। डेमियन ने फ्रांसिस से पूछा कि मैडलिन और एना कहाँ है। इस पर फ्रांसिस ने बताया कि उसे 2 नए क्लाइंट्स मिल गए हैं, जिन्हें वो मैडलिन और एना की बॉडी में ट्रांसफर करने वाला है, और वो डेमियन को भी खत्म करके मार्क की बॉडी में अब एंटोन को ट्रांसफर करने वाला है। इन्हीं बातों के बीच फ्रांसिस के 2 आदमी बंदूक लेकर आए और डेमियन को पकड़ने लगे। तभी उसे नीचे पड़ा गोली का एक खाली शेल नजर आ गया। पकड़े जाने से पहले उसने वो शेल उठाकर अपने मुंह में छुपा लिया। उतने में ही एक आदमी ने उसे टेजर गन से बिजली का झटका देकर बेहोश कर दिया। फ्रांसिस ने बिना देरी किए उसे मशीन में डालकर एंटोन को उसकी बॉडी में ट्रांसफर करने की प्रोसेस शुरू कर दी, मगर फ्रांसिस को जरा भी इल्म नहीं था कि डेमियन के मुंह में लोहे की बुलेट शेल है। उसी ने शुरुआत में डेमियन को बताया था कि मेटल की कोई भी चीज मैग्नेट से बनी उस मशीन के प्रोसेस में बाधा डाल सकती थी, और डेमियन को ये बात अच्छे से याद थी। जब मशीन रुकी तो एंटोन मर चुका था और डेमियन अब भी मार्क की बॉडी में जिंदा था, मगर उसने ऐसा जताया जैसे वो एंटोन ही है। फ्रांसिस ने उस पर यकीन कर लिया और उसे एक बार फिर काम के लिए तैयार होने को कहा। डेमियन फ्रांसिस के आदमियों के साथ बाहर आ गया और उसने मैडलिन और एना का पता पूछा। वो 2 आदमी उसे उस कमरे में ले आए जहां मैडलिन और एना कैद थे। ये वही कमरा था जहां लगे कांच के दूसरी तरफ मशीन नजर आती थी। मौका मिलते ही डेमियन ने फ्रांसिस के आदमियों को खत्म कर दिया। इधर फ्रांसिस को दाल में कुछ काला नजर आ गया था। वो मशीन के पास आया। डेमियन उसे देख रहा था। फ्रांसिस को जब मशीन के अंदर वो बुलेट शेल दिखाई दिया तो वो गुस्से से बौखला उठा। उसे समझ आ गया कि प्रोसेस पूरी हुई ही नहीं थी। मार्क के शरीर में एंटोन नहीं डेमियन है, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही डेमियन ने कांच के दूसरी तरफ से ही फ्लेम थ्रोअर से आग बरसाई, जिससे धधकती आग कांच में छेद करती हुई सीधा फ्रांसिस पर बरस गई। फ्रांसिस वहीं जलकर खत्म हो गया और उसके साथ ही उसकी मशीन भी तबाह हो गई। डेमियन मैडलिन और एना को लेकर सही सलामत लैब से बाहर निकल आया। मार्टिन ने उनके लिए पहले से ही एक बोट का इंतजाम कर दिया था। अपने वादे के मुताबिक डेमियन ने मैडलिन और एना को एक सुरक्षित आइलैंड पर भेज दिया और उन्हें इतने पैसे दिए जिससे वे अपनी सारी जिंदगी बेफिक्र होकर जी सकें। मगर इस नई जिंदगी के सफर में उसे एहसास हो गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। परिवार के साथ के बिना जिंदगी अधूरी है। वो आखिरी बार एक अनजान आदमी के तौर पे अपनी बेटी से मिला और उसे एक लेटर दिया, ये कहकर कि उसके पिता डेमियन ने ये लेटर उसके लिए छोड़ा था। उस लेटर में डेमियन ने अपनी बेटी को बताया था कि वो उसे कितना प्यार करता था, बस उसे कभी वक्त नहीं दे पाया, जिसके लिए उसने अपनी बेटी से माफी मांगी।
डेमियन अपनी बेटी से तो दूर हो चुका था, पर वो नहीं चाहता था कि मार्क भी अपनी बेटी से, अपने परिवार से दूर हो जाए। उसने 1 हफ्ते तक दवाई नहीं ली, जिससे मार्क की बॉडी में मौजूद उसका कॉन्शियसनेस हमेशा के लिए मर गया और मार्क को उसका शरीर वापस मिल गया। मार्क ऐसे जाग उठा जैसे एक गहरी नींद से जागा हो। उसके दिमाग में बस वही तक की यादें थी जब वो पैसों के लिए अपनी जान देने फ्रांसिस के पास गया था। मगर डेमियन ने लैपटॉप पर एक वीडियो मैसेज छोड़ा था जिसके जरिए उसने मार्क को सारी सच्चाई बता दी। मार्क उसी वक्त उस आइलैंड पहुंचा जहां उसकी पत्नी और बेटी कुछ खुशनुमा पल बिता रहे थे। मार्क को वापस पाकर मैडलिन और एना खुशी से झूम उठे। उनकी बिखरी हुई दुनिया फिर से एक हो गई और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही गहरी और दिलचस्प फिल्मों की कहानियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल शॉर्टफ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।